अमरीका, रूस, सऊदी अरब, कतर मुतहरक तो हैं। ये दिखावा ही है या महज इरादा रखते हैं कि कोई हल निकाला जाए इस इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग का? तो इसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते। जहाँ मुतअद्दिद ममालिक की जानिब से ईरान की हिमायत की जा रही है, वहीं मसले का हल तलाश करने की भी ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है। तेज़ी से फैलती जंग को काबू करने के लिए अमरीका, रूस, सऊदी अरब, कतर मुतहर्रिक तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इससे कोई नतीजा अखज़ होगा या महज ये सिर्फ दिखावे के लिए किया जा रहा है? तो मैं चाहती हूँ कि डिबेट को ओपन करूँ और मज़हर बल्ला साहब आपसे इसका आगाज़ किया जाए। नीचे मैं समझता हूँ ये दिखावा है। दूसरा, इंडिया की बात हो रही थी, ईरान और इंडिया का निकाह टूट गया है। मेरा ख्याल है वो जो बड़े मरासम थे उसकी एक ख़ास वजह थी कि जब शाह का दौर था तो पाकिस्तान चूँकि हमेशा से अमेरिकन ब्लॉक में रहा और इंडिया जो था वो रशियन ब्लॉक में था, और शाह के इक़्तिदार के जाते ही जब शाह का दौर था तो उस वक्त तो तेहरान CIA का एक बड़ा हेडक्वार्टर था। और कल भाट साहब ने बात की कि इसराइल को ईरान ने तस्लीम किया था। बिल्कुल किया था, इसीलिए कि उस वक्त शाह का दौर था और शाह जो था वो रज़ा शाह पिट्ठू था अमेरिका का। और जो ही 79 में रजीम चेंज ईरान में आया तो अमेरिका उसके ख़िलाफ़ हो गया और फिर उनकी पॉलिसियाँ सारी बदल गईं। जो अमेरिकी इत्तेहादी थे वो अलग हो गए और जो रशियन इत्तेहादी थे वो जुड़े रहे। सर, ऐसे में मैं आपको 79 से पहले करना चाहती हूँ। सर, रज़ा पहलवी का भी ट्वीट आया है और वो कह रहे हैं कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन की तरफ ही इशारा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये हुकूमत ही करप्ट है। नहीं, गुजारिश सुनिए ना, ये तो उन्हीं के नाम पे उनके पोते हैं ये रज़ा शाह पहलवी के। गुजारिश ये है कि अभी क्या है वहाँ, अभी ये नहीं रजीम चेंज होगा। इन्होंने पहले इराक़ में रजीम चेंज किया, उसकी ताकत को ख़त्म करके शाम की ताकत ख़त्म करके लिबिया की ताकत ख़त्म करके यहाँ ताकत ख़त्म करने की कोशिश की गई। पहले दिन इसराइल ने सोचा कि हमने ईरान को ख़त्म कर दिया, लेकिन यहाँ बिल्कुल मैं फिर मिसाल दूंगा कि पाकिस्तान की तरह उलट काम पड़ गया। जिस तरह इंडिया ने समझा था कि पाकिस्तान कुछ नहीं, तो पाकिस्तान ने दिखाया कि पाकिस्तान बहुत कुछ है। इसी तरह ईरान ने दिखा दिया कि ईरान बहुत कुछ है। अब ईरान नहीं चैन से बैठेगा। अब मुसलमान मुल्क भी ये चाहते हैं कि यार ये फितना ख़त्म ही हो जाए। इसराइल ये जो एक खंजर घुसाया हुआ है मुसलमानों के सीने में, तो मेरा ख्याल है कि अब नए ब्लॉक जो है वो बनेंगे और एशिया में पावर शिफ्ट हो रही है, मगर भी ताकत ख़त्म हो रही है। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की ताकत, उनकी हुकूमत दुनिया से ख़त्म होती जा रही है। ये ताकत एशिया में शिफ्ट हो रही है। देखिए मुनीज़े ठीक कह रहे हैं बरलास भाई। मैं मुनीज़े इस गुफ्तगू से हट करना एक दूसरे पॉइंट पर आपकी तवज्जो लाना चाहता हूँ। मेरी ईरान के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट से राब्ता हुआ। मैंने उससे टेलीफोनिंग पे ये पूछा कि क्या आप ईरान को गज़ा बनाना चाहते हैं, चाहते क्या हैं? जिस पर उसने मुस्कुराते हुए मुझे कहा एब्सोल्युटली नॉट। और फिर फरमाते हैं कि पाकिस्तानी कौम दुआ करे हम खुलकर अमेरिका हम पर हमला कर दे और फिर रशिया और चाइना इसको तबाह बर्बाद करेंगे। क़यामत तक इसराइल हमें शिकस्त नहीं दे सकता, ईरान कहता है। मैं सलमान आबिद साहब से यह जानना चाहता हूँ, ये जो सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं उनकी ये सोच है कि खुलकर अमेरिका हमला कर दे, आप इसको कैसे एलाबोरेट करेंगे? हमला करें ईरान पर। देखिए ना, बात यह है कि अमेरिका तो इस वक्त अपनी मर्जी की शराइत पर ईरान से डील करना चाहता है, उसमें इसराइल भी शामिल है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो सारी अभी बात कर रही थी मुनीज़ा कि जी एक लॉबिंग शुरू हो गई है, रशिया भी आ गया है, कतर भी आ गया है, सऊदी अरब भी आ गया है, ये सब लोग कल तक किसकी सियासत करते रहे जी? ये तो कल तक अमेरिका के साथ ही खड़े रहे ना। अच्छा, अब मुस्लिम दुनिया के अंदर एक डायलेमा है। मुस्लिम दुनिया मुज़म्मती बयानात और करारदाद तक तो सामने आती है, लेकिन अमली इक़दामात में उस तरह से सामने नहीं आती जिस तरह से उसे आना चाहिए था। अब ये मुस्लिम दुनिया का अपना इम्तिहान है, यानी मुस्लिम हुक्मरान तबके का। ये इदारे हमने सिर्फ स्टेटमेंट देने के लिए बनाए थे। इक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसल, ये जो अपना OIC, क्या ये सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास करने के इदारे हैं? भाई, आपके ऊपर एक अखलाकी, सियासी, समाजी पाबंदी है।
कानूनी पाबंदी है, आप उन मुल्कों को कानून के शिकंजे में ला सकते हैं जो उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि अमेरिका को लगाम कौन दे, मसला ये है कि इसराइल को लगाम कौन दे, मसला ये है कि ये जो जंगों की सियासत हो रही है इसको लगाम क्या दे। यानी ये दुनिया हमने कंस्ट्रक्शन के लिए बनाई थी, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं बनाई थी। ये दुनिया हमने जंगों के लिए नहीं बनाई थी, इंसानी जानों से खेलने के लिए नहीं बनाई थी, इंसानी तरक्की के मुकाबले में जंगी तरक्की के ऊपर नहीं बनाई थी। यानी एक अजीबो गरीब दुनिया में हम चले गए। बदमाशी से कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है कि जनाब मेरे पास तो जदीद तरीन असला है, इसराइल को भी मैंने जदीद तरीन असला दिया हुआ है और हमारा असला जो है वो दुनिया में जाएगा। यानी आप असले के कारोबार के कॉन्टेक्स्ट में पूरी दुनिया का अमन बर्बाद कर रहे हैं, पूरे दुनिया के पीस को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जब तक अमेरिका के ऊपर एक बड़ा प्रेशर नहीं पड़ेगा तो और वो इसराइल की पुष्पनाई नहीं छोड़ेगा, बात आगे नहीं चल सकेगी। इसराइल उस वक्त तक अपना जोर दिखाता रहेगा जब तक उसे अमेरिका की पुष्पनाई हासिल है। ठीक है सायरा जी, आप मुझे ये बताएं, अब आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि पीस टॉक्स चल रहे थे और ये जौहरी मुआहिदों के ऊपर बात हो रही थी, सेशंस जारी थे। आज ही के रोज बैठना था अमेरिका और ईरान को ओमान में, लेकिन ऐसे में अगर इसराइल की तरफ से ये अटैक किया गया, आज तीसरा रोज है, तो क्यों अमेरिका ने इसराइल से नहीं पूछा कि ईरान तो आमादा है बात करने के लिए, नतीजा तो निकल ही आएगा, इस हरकत करने की क्या जरूरत थी? ईरान को तो सभी पूछ रहे हैं, लेकिन इसराइल से क्या पूछेगा अमेरिका? तो देखिए, जो इसराइल है वो अमेरिका का बगल बच्चा है। आप कैसी बात कर सकती है? अमेरिका की पुष्टपनाही के बगैर वो कुछ कर ही नहीं सकता। यानी कि हम लोग सब इतने नन्हे काके बने हुए, रोटी को चोची कहते हैं हम लोग क्या, कि हम ये यहाँ पर जी उनकी पीस की कोशिश है। आपने अपने सवाल में जिस तरीके से अभी ये बच्चा ने भी कहा कि वो आप राव साहब ने कहा कि किस तरीके से वो असला बेचने के लिए और ये दुनिया का पीस तबाह करने के लिए, अब ये तो जंग हो, कहते हैं ना कि पहले जो दूसरी जंगें होती थी वो तो अब खत्म हो गई। अब तो जो है टेक्नोलॉजी की जंग, और टेक्नोलॉजी किनके पास है? इनके पास है। यानी कि बाकी जो मशरिक वस्ता के वो जो कहते हैं दूसरे ममालिक के, उनको डरा कर, और वो कहते हैं कि इकॉनमी का बड़ा हिस्सा उनका इन तमाम हथियार और ये टेक्नोलॉजी खरीदने में लगा हुआ हो। तो मुझे बताएं कि अभी आपने देखा, आपके प्रोग्राम में पहले बात हो चुकी है, जिस तरीके से ट्रंप आए, उनका इस्तकबाल हुआ, तो मुझे देखकर वो समझ आई कि वो जो तलवारें हैं वो जंग आलूद हो चुकी हैं, वो सिर्फ अब रक्स के काम आ सकती हैं। यानी कि वो आके वहां पर इन्वेस्टमेंट उनके सामने पेश की जा रही है, सारा कुछ किया जा रहा है। एक बात नहीं हो सकती, ट्रंप यहाँ पर सीज फायर करवा रहे हैं हमारी तरफ, ट्रंप ईरान के उस मामले में आया कि जी इस ममालिक साथ है। ममालिक क्या साथ है? कि जो मजलूम है उसको प्रेशराइज करेंगे कि वो हमले रोक दे। ईरान ने तो पहले हमला नहीं किया, हमला तो उन्होंने किया। और फिर अगर आप कोई दूसरा इंसान ये बोले कि वहां पर बागी या कुछ इस किस्म की जिस तरह उनकी तंजीमें हैं, तो उन तंजीमों को वो कि देखिए काली भेड़ें हर जगह होती हैं, उसमें बहुत सारे लोग इन्हीं के पेरोल के ऊपर जिस तरीके से काम करते हैं। मैं अमेरिका और इसराइल की बात कर रही हूँ, ज्यादा अच्छे बुरे भले लोग हर जगह होते हैं। ट्रेटर तो अब वो कहते हैं ना कि वो जो एक हर जगह ही है, क्या वो पार्टी हो, क्या वो तंजीम हो, क्या वो एजेंसीज हो, या उसमें हर जगह पाए जा रहे हैं। आस्तीन के सांप कहते हैं इन्हें जी। और बाकी ये सब इस तरह की बातें हैं कि आपने कहा कि वो ट्रंप के आशीर्वाद के बगैर वो कुछ कर ही नहीं सकता। जिस तरीके से उन्होंने, आपने अभी देखा है इराक, लीबिया, शाम, फिर उसके बाद रेजिम चेंज जी। मुश्ताक यूसुफी की एक नॉवल पढ़ रही थी, तो उसमें मतलब था कि उनके जो दोस्त थे बेग साहब, वो आते थे और कहते थे कि अब तो मैं नाउज़ुबिल्लाह, उसमें भी नाउज़ुबिल्लाह लिखा हुआ, मैं भी नाउज़ुबिल्लाह पढ़ रही हूँ कि अब तो आऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता हूँ तो मुझे रजीम चेंज का ख्याल आता है कि वो रजीम चेंज का। तो यही होते हैं कि जिस वक्त जो डट जाए, फिर उनको उनकी हुकूमतों के तख्ते रजीम चेंज करके अंदर से ही आस्तीन के सांप और ट्रेकर लेके मुल्क के वसीतर मुल्की मफाद का चेप के उसके बाद रजीम चेंज होती है, ताकि जो कठपुतली मुसल्लत हो वो फिर अपने आकाओं के जो अहकामात हैं उनको वो पूरा करें। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप इसको किस तरह देखते हैं जो सायरा जी कह रही हैं, रजीम चेंज और आऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के साथ इसको रिलेट कर रही हैं? नाऊज़ुबिल्लाह, उन्होंने भी यही कहा है। मैं सिर्फ इस पे छोटी सी राय देना चाहूँगा। बात यह है कि रजीम चेंज का जो वर्ड है वो, अब मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि इसको साबित करना होगा ममालिक को। क्या सायरा आपकी ख्वाहिश नहीं है कि मोदी और नेतन्याहू जो है वो रजीम चेंज हो जाए?
आपकी भी ख्वाहिश है। क्यों? फितने हैं, फसादी हैं। अगर ये ममालिक दुनिया का अमन खराब कर रहे हैं तो इनकी रजीम चेंज होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि अमेरिका या इसराइल सोचता है कि ईरान एटमी कुव्वत ना बने, इसके मिसाइल जो हैं वो इतनी ताकतवर ना हो कि दुनिया पर एटमी कुव्वत बन जाए। तो ये लड़ाई है रजीम चेंज की। जैसे मदर बरलास भाई ने कहा, पहले शाह के दौर में तो नहीं होती थी लड़ाई, जब से इक़्तिदार चेंज हुआ है लड़ाई तो तब से शुरू हुई है ना, जब से न्यूक्लियर बम की बात आई है। मैं ठीक कह रहा हूं सलमान भाई या गलत कह रहा हूं? नहीं ठीक है, लेकिन बात यह है कि जो रजीम चेंज है इसका इख्तियार किसके पास है? इसका इख्तियार तो आवाम के पास है ना। हम अगर आवाम से ये इख्तियार वापस लेकर खुद बैठकर बहुत सारे मामला तय करने की कोशिश करेंगे और अमेरिका बहादुर समेत बाकी मुल्कों के अंदर मुदाखलत करके वहाँ की हुकूमतों को तब्दील करवाएगा, वहाँ की बादशाहत को तब्दील करेगा, अच्छा। तो उसकी तो कोई ऑनरशिप नहीं होगी, उसकी तो कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी। इसका मतलब है फिर आप जो लोगों का मैंडेट है उसकी बुनियाद पर नहीं चलना चाहते। अब ईरान के अंदर जो भी क़यादत आई है उसे लोगों ने वोट दिए हैं, वो वहाँ पर इलेक्ट होकर आई है। अगर आप उसके मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे और एक आलमी साजिश के तहत ईरान के अंदर रिजीम चेंज कर देंगे तो फिर वो मसला तो हल नहीं होगा। वो तो फिर जो इंतशार है वो उनकी दाखिली सियासत के अंदर नुमाया रहेगा। तो इसलिए रिजीम चेंज के नाम पर वो नहीं लोगों के पास कताकलामी की माजरत चाहता हूँ, एक सेकंड दे दीजिएगा ना। कताकलामी की माजरत चाहता हूँ, ये ईरान की जो हुकूमत है ये फॉर्म 47 वाली तो नहीं है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नजर नहीं आ रही। मैं तो कह रहा हूँ रिजीम चेंज कहीं भी हो रहा हो, ये रिजीम चेंज का इख्तियार अवाम के पास होना चाहिए। मेरा मौक़िफ़ ये है। बिल्कुल, रजीम चेंज का इख्तियार अवाम के पास होना चाहिए। दुनिया की सियासत को समझने की कोशिश करें। दुनिया की सियासत ये है कि पहले जब सोवियत यूनियन और अमेरिका दो ताकतें थीं तो सोवियत यूनियन की मईशत कमज़ोर थी और सोवियत यूनियन के पास साइंटिस्ट तो बहुत थे, मगर अब जो अमेरिका का मुकाबला पड़ा हुआ है चाइना से, चाइना मुआशी तौर पर भी तगड़ा है अमेरिका से। अमेरिका उसका मकरूज है 24-25 ट्रिलियन डॉलर का, और चाइना ने टेक्नोलॉजी में मात दे दी है पूरी दुनिया को। अब मुसीबत ये पड़ी हुई है अमेरिकियों को और उसके इत्तेहादियों को। इसलिए पावर जो है वो अमेरिका के हाथ से निकल रही है, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी पे बड़ा नाज था अमेरिकियों को या इजराइलियों को या उनके इत्तेहादी इंडियंस को, वो टेक्नोलॉजी सारी रद्दी की टोकरी में चली गई है।